लेक्चर है एटीएक्स का P6 का फाइनेंस एक्ट 2021 को लेके। सबसे पहले एटीएक्स में मैं थोड़ा सा पेपर पैटर्न बता रहा हूँ, सिलेबस का आइडिया देता हूँ आपको, फिर हम किस तरह से पढ़ेंगे वो सारी बातें करेंगे इंशाअल्लाह अजीज। एटीएक्स की अगर हम बात करते हैं तो इसका पेपर पैटर्न इज वेरी वेरी सिंपल। सेक्शन ए की अगर हम बात करें तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है 35 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 2 है 25 मार्क्स का, ठीक है जी। अब 35 मार्क्स का जो क्वेश्चन है बेसिकली सेक्शन ए का, उसमें नॉर्मली वो मेमोरेंडम या रिपोर्ट या नोट्स आपसे मांग रहा होता है कि नोट्स टू द मीटिंग बता दें, रिपोर्ट फॉर्मेट में लिखें मेमोरेंडम में, किस तरह से वो सारी चीजें प्रेजेंट की जाती हैं। जब इंशाल्लाह हम सिलेबस पढ़ेंगे तो उन सारी चीजों को देखेंगे। क्वेश्चन 1 में आपको 4 प्रोफेशनल मार्क्स भी मिलते हैं प्रेजेंटेशन के, जो कि बहुत ही इजी होते हैं लेना। अब अगर एग्जामिनर आपका क्वेश्चन 1 कॉर्पोरेशन टैक्स पे पूछता है तो फिर क्वेश्चन 2 इंडिविजुअल्स पे पूछ लेता है। अगर वो 2 में कॉर्पोरेशन पूछेगा तो क्वेश्चन 1 में बेसिकली इंडिविजुअल पूछ लेता है। सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 20 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 4 20 मार्क्स। सिंपली हमारे पास एटीएक्स के अंदर एक ही चॉइस है कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। दैट इज ग्रेट, देयर इज वन चॉइस, देयर इज नो चॉइस। एटीएक्स में अगर हम बात करें थ्योरेटिकल एरिया कितना है, कैलकुलेशन वाला एरिया कितना है, जो कि अक्सर बच्चों के ध्यान में सवालात होते हैं। तो सर एटीएक्स में अगर मैं थ्योरी की बात करूं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको अपने जहन में एटलीस्ट आई वुड से 65 से 70% थ्योरी जहन में रखनी चाहिए। अगर हम 65 से 70% थ्योरी जहन में रखते हैं तो इसका मतलब है 35 से 30% कैलकुलेशन। और बहुत ही अगर थोड़ा रिलैक्स मेजर लें तो थ्योरी आपकी 60 से 65 पे चली जाएगी। अगर थ्योरी 60 से 65 पे जाती है तो कैलकुलेशन 40 से 35 पे जाएगी। तो ये जो सेकंड मेजर है इसके चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। अब सवाल ही पैदा होता है कि सर एटीएक्स के अंदर अगर इतनी ज्यादा थ्योरी है तो हम पढ़ेंगे कैसे। टू बी वेरी ऑनेस्ट पहली चीज बता देता हूँ, एटीएक्स में जो थ्योरी है बेटा ये मतलब प्रोफेशनल पेपर्स में जो सबसे आसान ड्राफ्टिंग है ना वो एटीएक्स की है। चंद क्लासेस में ही आपको एटीएक्स की ड्राफ्टिंग एक्सक्यूज मी आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा आइडिया हो जाता है। और एटीएक्स की ड्राफ्टिंग कभी भी आपको डिस्टर्ब नहीं करती। एटीएक्स की अगर हम टेक्निकल एरिया की बात करें तो टू बी वेरी ऑनेस्ट एटीएक्स के पेपर में मेरे लिहाज से बच्चे को फेल होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें पास होना ज्यादा आसान, फेल होना मुश्किल है। अब एटीएक्स हम किस तरह से पढ़ेंगे, हमारी अप्रोच क्या होगी मैं बता देता हूँ यार। हम जो भी पढ़ेंगे ना बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे, कीपिंग इन माइंड के स्टूडेंट को कुछ नहीं आता, यानी कि कख नहीं आता, जीरो जीरो मीन जीरो। आई विल नॉट अज्यूम कि जी आपने पहले F6 पढ़ा है और आपके पास कोई रिटेन नॉलेज है। आई विल अज्यूम कि जी पढ़ा है, पास किया और भूल गए। और किसी ने नहीं भी पढ़ा तो इट्स ओके, क्योंकि जो भी पढ़ेंगे बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर पेपर में इसी पैटर्न को फॉलो करता हूँ यार, स्टूडेंट को कुछ नहीं आता, जीरो से चले। अब एटीएक्स से अगर मैं सिलेबस की थोड़ी सी बात करूं तो इसके सिलेबस के 5 बड़े हेड्स हैं। एक है जी इंडिविजुअल्स, जब हम एटीएक्स की बात करते हैं। सेकंड हमारे पास हेड में आ जाता है सीजीटी, कैपिटल गेन टैक्स, देन वी हैव गॉट आईएसटी इनहेरिटेंस टैक्स। फिर बेटा हमारे पास है वैट वैल्यू एडेड टैक्स, एंड फाइनली वी हैव कॉर्पोरेशन टैक्स। F6 में भी अगर आप चेक करें तो यही 5 हेड्स हैं। अब वो इंडिविजुअल के अंदर बहुत कुछ है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा। लेकिन एटीएक्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये 5 बड़े हेड्स हैं इसके, इंडिविजुअल, सीजीटी, आईएसटी, वैट, कॉर्पोरेशन टैक्स, सेल्फ असेसमेंट वगैरह सब कुछ इसमें आ जाता है। हम बेसिकली बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, एक एक चीज को स्ट्रिक्टली देखेंगे। और इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसमें जो बुक फॉलो करेंगे आप लोग इंशाल्लाह, वो मेरी अपनी कंपाइल बुक है, उसको बेटा फॉलो करेंगे हम लोग। और कैपलान की किट को हम बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। और फाइनेंस एक्ट 2021 बेसिकली हम इसमें पढ़ेंगे।
फाइनेंस एक्ट 2021। ये जो फाइनेंस एक्ट 2021 हम पढ़ेंगे, ये बेसिकली जून 22 के लिए वैलिड है, सितंबर 22 के लिए वैलिड है, दिसंबर 22 की अटेम्प्ट के लिए वैलिड है और मार्च 23 के लिए वैलिड है। तो फाइनेंस एक्ट 2021 जो वैलिड है बेसिकली वो नेक्स्ट 4 अटेम्प्ट्स जून 22, सितंबर 22, दिसंबर 22 और मार्च 23 के लिए वैलिड है। अब आपके जहन में एक छोटा सा सवाल ये भी हो सकता है कि सर हम वी आर इन 2022, व्हाई वी आर स्टडीइंग फाइनेंस एक्ट ऑफ 2021। बेसिकली यूके में 1 साल पुराना फाइनेंस एक्ट पढ़ा जाता है, ठीक है जी। तो बेसिकली जो हमने फाइनेंस एक्ट डिस्कस करना है वो मैंने आपको बता दिया। अब बिल्कुल ही बेसिक से शुरू करेंगे, ठीक है जी। और आज के इस डेमो लेक्चर में बेसिकली हमने कुछ बेसिक कैलकुलेशन सीखनी है, बाकी स्लोली एंड ग्रेजुअली ये सब चलता रहेगा। और इतना मैं बता दूं, ATX की बात करें एज ऑफ टुडे, रिजल्ट भी बहुत करीब है, तो उम्मीद है आई एम एक्सपेक्टिंग मोर पोजीशंस इंशाल्लाह इन ATX। सो फार ATX में अल्हम्दुलिल्लाह 6 पोजीशंस हैं हमारे पास, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास। प्लस मार्च 21 में एक दफा ऐसा भी हुआ है कि एक ही वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह 2 कंट्रीज से मेरे पास ATX में पोजीशन थी। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ATX में F6 में F5 F7 F9 में वर्ल्ड पोजीशन, P4 में अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड पोजीशन, नंबर ऑफ पाकिस्तान पोजीशंस है P4 में, AFM में, F5 में पाकिस्तान पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह। SBR के अंदर कंसेक्टिव पोजीशंस हैं, रीसेंट 2 से 3 अटेम्प्ट पहले भी पाकिस्तान में पोजीशन है SBR के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप हमें ज्वाइन करते हैं जी, सिंपली यू विल बी इन सेफ हैंड्स और आपका भाई आपको फेल नहीं होने देगा, ये याद रखिए। बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, उसी से आपको आइडिया होगा कि जी किस तरह से पढ़ाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगली चीज हम जो बेसिकली स्टार्ट करेंगे, और जो कि आज से ही इंशाल्लाह में स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे जी, बिल्कुल बेसिक से। कीपिंग इन माइंड किसी को कुछ नहीं आता, जिसको मैं आसान लैंग्वेज में कहता हूँ कख नहीं आता। फिर मैं एक और चीज आपको बता दूं, तो जैसे एक छोटे बच्चे को उंगली पकड़ के चलाते हैं, हम आपको उस तरह से लेके चलेंगे, एक एक बात आपको बताई जाएगी। और उससे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आप जब ऑनलाइन किसी जगह फंसते हैं और आप क्वेश्चन पूछेंगे तो इंशाल्लाह आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, ठीक हो गया जी। और ये मैं बता दूं आपको, आपका भाई आपको फेल नहीं होने देगा, इंशाल्लाह फेल नहीं होंगे, डन हो गया। बिल्कुल बेसिक से हम शुरू कर रहे हैं। मैं किसी भी इनकम सोर्स ऑफ इनकम को भी स्टार्ट नहीं करा रहा हूं, कुछ बेसिक बातें आपको सिखा रहा हूं। पहली बेसिक बात, अगर हमसे कोई पूछे यार बेसिकली टैक्स क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स, हम टैक्स का मतलब लेते हैं टैक्स इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। टैक्स क्या है? सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, फॉर हुम, फॉर द गवर्नमेंट। तो बेसिकली टैक्स इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। बेसिकली टैक्स कलेक्ट करने का गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उन लोगों से पैसा लिया जाए, उन कंपनी से पैसा लिया जाए जो कमा रही है, और फिर ऑब्वियसली लोगों की वेलफेयर के लिए उस पैसे की स्पेंडिंग की जाए, ठीक है जी। तो टैक्स सिंपली क्या है? सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। अगली चीज, हम जो बेसिकली इस वक्त बेसिक सीख रहे हैं टैक्सेशन की, वो पहले इंडिविजुअल के लिहाज से बात करें। यूके में इंडिविजुअल्स जो टैक्स पे करते हैं वो टैक्स ईयर के लिहाज से पे करते हैं। रिपीट, यूके में इंडिविजुअल जो टैक्स पे करता है वो टैक्स ईयर के लिहाज से पे करता है। और यूके में जो टैक्स ईयर है, यूके में जो टैक्स ईयर है जिसे हम फिस्कल ईयर भी कहते हैं, बेटा वो 6 अप्रैल से स्टार्ट होता है किसी भी ईयर के, और नेक्स्ट 5 अप्रैल पे जाके एंड हो जाता है। रिपीट, यूके में इंडिविजुअल ने जो टैक्स पे करना है वो टैक्स ईयर के लिहाज से, फिस्कल ईयर के लिहाज से पे करना है। यूके में टैक्स ईयर 6 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 5 अप्रैल पे जाके एंड हो जाता है, ठीक हो गया जी।
अब सुनिएगा, मैं और आप जो फाइनेंस एक्ट यहां पढ़ने वाले हैं वो 2021 है, फाइनेंस एक्ट 2021। ये जो बेटा फाइनेंस एक्ट 2021 है, ये बेसिकली वैलिड है जून 22 की अटेम्प्ट के लिए, सितंबर 22 की अटेम्प्ट के लिए, दिसंबर 22 की अटेम्प्ट के लिए और मार्च 23 की अटेम्प्ट के लिए। तो बेसिकली जो एक फाइनेंस एक्ट होता है वो 4 अटेम्प्ट्स तक चलता है, जो जून 22, सितंबर 22, दिसंबर 22 और मार्च 23 में जो फाइनेंस एक्ट होगा 2021 होगा। अब बाज बच्चे तो बच्चे होते हैं, बंदा क्या बोले, उनके जहन में ये सवाल होता है कि सर हम हैं 2022 में और फाइनेंस एक्ट आप कह रहे हो 2021 का पढ़ेंगे। तो बेटा याद रखिएगा, यूके के अंदर फाइनेंस एक्ट 1 साल पुराना होता है। अगर हम 2022 के अंदर हैं तो जो फाइनेंस एक्ट हम पढ़ेंगे वो 2021 का पढ़ेंगे। तो यूके में जो फाइनेंस एक्ट होता है वो 1 साल पुराना होता है, ठीक है जी। तो जो मैं और आप फाइनेंस एक्ट पढ़ने वाले हैं जी, जो ये फाइनेंस एक्ट 2021 जो वैलिड है वो इन अटेम्प्ट्स में वैलिड है, जो मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, आप देखिएगा, मैंने आपसे कहा था कि यार टैक्स क्या है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट उन लोगों से टैक्स लेती है जो कमाते हैं, सीधी सी बात है। लेकिन अब टैक्स किस तरह से लिया जाता है, उसके ऑब्वियसली कुछ रेट्स होंगे। अब वो क्या रेट्स हैं, क्या रेट्स नहीं है, उन पे स्लोली एंड ग्रेजुअली जाता है। और जो टैक्स के रेट्स होते हैं वो बेसिकली सोर्स ऑफ इनकम के लिहाज से चेंज होते हैं। सबसे पहले जो हम सीख रहे हैं बेटा, हम ये सीख रहे हैं, अगर एक इंडिविजुअल नॉन सेविंग इनकम से कमाता है, उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, नॉन सेविंग इनकम। इफ समवन इज अर्निंग फ्रॉम नॉन सेविंग सोर्स ऑफ इनकम, तो उसके टैक्स रेट्स क्या होंगे। अब आपके जहन में एक ही सवाल होगा, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन सेविंग इनकम। पहले मैं एग्जांपल देता हूं फिर समझाता हूं। नॉन सेविंग की पहली एग्जांपल है जी एम्प्लॉयमेंट इनकम, अनदर एग्जांपल इज प्रॉपर्टी इनकम, अनदर एग्जांपल इज ट्रेडिंग प्रॉफिट। ये सब एग्जांपल है किसकी, नॉन सेविंग इनकम। आसान वर्डिंग्स में मेरे भाई आप डिविडेंड इनकम निकाल दें, सेविंग इनकम निकाल दें। सेविंग इनकम यानी कि इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड इनकम के अलावा जो भी इनकम है वो नॉन सेविंग इनकम। रिपीट, आप सिर्फ दो इनकम्स हटा दें जहन में से, एक का नाम है डिविडेंड इनकम, दूसरे का नाम है सेविंग इनकम। तो आसान कर लें, सेविंग इनकम और डिविडेंड इनकम के अलावा हर इनकम क्या होगी, नॉन सेविंग इनकम होगी। ठीक हो गया जी। अब नॉन सेविंग के टैक्स रेट्स क्या है, प्लीज देखिएगा, पहला पॉइंट। अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं नॉन सेविंग के टैक्स रेट क्या है, उसको कैसे अप्लाई करते हैं। नॉन सेविंग का कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया, सेविंग इनकम जिसको हम इंटरेस्ट इनकम कहते हैं और डिविडेंड इनकम, इन दो इनकम्स के अलावा हर इनकम हमारे लिए क्या है, नॉन सेविंग इनकम। सो पहला पॉइंट देखिएगा, बेसिक रेट बैंड 1 पाउंड से लेके 37,700 तक जो टैक्स का रेट है वो 20%। नॉन सेविंग इनकम किसी की अगर 37,700 तक है तो रेट 20% लग रहा है। सेकंड देखते हैं, हायर रेट बैंड। हायर रेट बैंड 37,701 से स्टार्ट होगा और 1,50,000 तक जाएगा। रेट इज 40%। आप लोग एक चीज देखें, हायर रेट बैंड 1 पाउंड से स्टार्ट नहीं हो रहा, हायर रेट बैंड स्टार्ट हो रहा है 37,701 से और जा रहा है 1,50,000 तक। थर्ड, एडिशनल रेट। बेटा एडिशनल रेट की बात करते हैं तो दैट इज 1,50,000 1 प्लस अबव, और फिर कोई लिमिट नहीं है। द रेट इज 45%। इफ समवन इज अ बेसिक रेट टैक्स पेयर तो वो 20% टैक्स देगा, अगर वो हायर रेट है तो 40, एडिशनल वाला है तो 45। ओके, अब अगला सवाल, अभी हम सिर्फ नॉन सेविंग पे बात करेंगे, टेंशन ना लें। अगला सवाल ये कि क्या
यूके में हर इंडिविजुअल टैक्स पे करता है? द आंसर इज नो। यूके के अंदर लॉजिकली सिर्फ वही इंडिविजुअल टैक्स पे करते हैं जिनकी इनकम 12,570 से ज्यादा है। अगर किसी की इनकम 12,570 से कम है तो उसे यूके में टैक्स देने की जरूरत नहीं है। 12,570 जो कि फाइनेंस एक्ट 2021 में पर्सनल अलाउंस की लिमिट है। किसकी लिमिट है? पर्सनल अलाउंस। फाइनेंस एक्ट 2021 में जो पर्सनल अलाउंस की लिमिट है वो 12,570। फाइनेंस एक्ट 2020 में पर्सनल अलाउंस की जो लिमिट थी वो 12,500 थी। अब इन्होंने वो लिमिट बढ़ा के 12,570 कर दी। तो सिर्फ और सिर्फ यूके में वो इंडिविजुअल टैक्स पे करेगा जिसकी लॉजिकली इनकम किससे ज्यादा है? 12,570 से ज्यादा है। So every individual gets personal allowance of 12,570। इससे ऊपर अगर इनकम है तो टैक्स देंगे, वरना नहीं देंगे। लेट्स एक छोटा सा सवाल देखते हैं। मिस्टर एक्स की एम्प्लॉयमेंट इनकम ले लेते हैं जी 70,000। लेट्स से मिस्टर एक्स की एम्प्लॉयमेंट इनकम है 70,000 और सिंपली रिक्वायर्ड है जी हमें इनकम टैक्स पेबल निकालना है। We just need to calculate income tax payable। मिस्टर एक्स जिसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम है 70,000, हमें इनकम टैक्स पेबल निकालना है। एम्प्लॉयमेंट इनकम एक नॉन सेविंग इनकम है। देखिएगा इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले बेटा आप एम्प्लॉयमेंट इनकम उठा लें जो कि एक नॉन सेविंग इनकम है। लॉजिकली मिस्टर एक्स इस 70,000 पे टैक्स पे नहीं करेगा, वो इसमें से लेस करेगा पर्सनल अलाउंस जो कि 12,570 है। जैसे ही आप इसमें से पर्सनल अलाउंस माइनस करते हैं 12,570 तो आपके पास एक टैक्सेबल इनकम आ जाएगी 57,430। दिस इज टैक्सेबल इनकम। ये हमारे पास क्या एक टैक्सेबल इनकम है। अब इस टैक्सेबल इनकम पे टैक्स कैसे लगेगा? आंसर आ रहा है 57,430। 57,430 को हम टैक्सेबल इनकम कहेंगे। प्लीज देखिएगा हाउ टू कैलकुलेट इनकम टैक्स। इस पे इनकम टैक्स कैसे आएगा? सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक रेट बैंड की। बेटा बेसिक रेट बैंड बेसिकली 37,700 पे आके खत्म हो जाता है। 37,700 पे हम 20% अप्लाई करेंगे। 37,700 पे मैंने 20% लगाया तो ये 7,540 आता है। अब मैंने लिखा हायर रेट बैंड। अब जरा जागते रहिएगा। टैक्सेबल इनकम जिसको हमने टैक्स करना है वो 57,430 है। बेसिकली 57,430 में से हम 37,700 पे टैक्स लगा चुके हैं। अब 57,430 में से मैं 37,700 माइनस करूंगा तो मुझे ये मालूम चल जाएगा कि हाई रेट बैंड में कितना अमाउंट फॉल करता है। तो प्लीज कैलकुलेटर यूज करें। 57,430 माइनस 37,700 में माइनस किया मैंने। मेरे पास हाई रेट बैंड में जो अमाउंट आ रहा है वो 19,730 आ रहा है। ये जो बेटा 19,730 आ रहा है इसका लेंगे 40%। मैंने इसका 40% लिया विच इज 7,892। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास एक इनकम टैक्स पेबल आ जाएगा। दिस इज योर इनकम टैक्स पेबल, दिस इज योर इनकम टैक्स लायबिलिटी। सो विच इज 15,432। अब एक बच्चे के जहन में ये सवाल आता है कि सर 57,430 पे आपने डायरेक्टली व्हाई यू डिड नॉट अप्लाई डायरेक्टली 40%? उसकी एक रीजन है। इसे बेटा बहुत अच्छे से देखें। 40% वाला बैंड 1 पाउंड से स्टार्ट नहीं हो रहा, वो 37,701 से स्टार्ट हो रहा है। बेसिकली जब तक बेसिक रेट बैंड खत्म नहीं होगा तो हाई रेट बैंड नहीं आएगा।
इसको इस तरह से समझें कि हमने डायरेक्टली 57,430 पे 40% क्यों नहीं लगाया। अगर मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल दूं, समवेयर बिल्कुल F2 की अगर मैं बातें करूं तो लेबर के चैप्टर में बेटा आपको एक सिस्टम पढ़ाया जाता है जिसको हम कहते हैं डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं यार हमारे यहाँ डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम है, शुरू के 10 यूनिट्स पे लेबर को जो रेट मिलेगा पर यूनिट $10 का मिलेगा, लेकिन फिर 10 से लेके 15 यूनिट के दरमियान वो जो 10 से 15 यूनिट आप बनाएंगे तो आपका जो रेट होगा $20 का होगा। तो अब बेटा कोई लेबर अगर 13 यूनिट्स बनाता है तो डायरेक्टली $20 से रेट अप्लाई नहीं होगा, पहले 10 यूनिट्स का रेट लगेगा और उसके बाद ओवर एंड अबव का रेट लगेगा। तो आप इसको यूं समझे बैंड्स को एक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम की तरह, जब तक बेसिक रेट बैंड खत्म नहीं होगा हाई रेट बैंड आ नहीं सकता। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि थोड़ी सी बात और क्लियर हो। क्वेश्चन 2 देखते हैं। लेट्स से जी मिस्टर एक्स हमें एक एम्प्लॉयमेंट इनकम दे रहा है जी 90,000, रिक्वायरमेंट सेम है जी, वो कह रहा है आप इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालें। अब प्लीज सुनिएगा, एम्प्लॉयमेंट इनकम एक नॉन सेविंग इनकम है। अब मैं यहाँ पे आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आप वीडियो को पूरी ऑनेस्टी के साथ पॉज करें और इस क्वेश्चन 2 को आप खुद अटेम्प्ट करें, सर फिर आप देख लें आंसर आ रहा है नहीं आ रहा क्या हो रहा है। जी आई बिलीव कि आप अटेम्प्ट करने के बाद ही मेरा आंसर देख रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट इनकम 90,000, पर्सनल अलाउंस लेस करेंगे 12,570, पर्सनल अलाउंस माइनस करने के बाद आपके पास एक टैक्सेबल इनकम आएगी। एक्चुअली ये वो इनकम है जिसपे आपको टैक्स देना है। तो लेट मी यूज माय कैलकुलेटर। 90,000 में से अगर मैं 12,570 माइनस करूं तो ये 77,430 आता है। अब हम किस तरह से टैक्स लगाएंगे, पहले बेसिक रेट बैंड खत्म होगा उसके बाद ही हायर रेट बैंड आएगा। वी नीड टू कैलकुलेट इनकम टैक्स, लेकिन पहले हमें बेसिक रेट बैंड यूज करना पड़ेगा। मैंने BRB लिखा, बेसिक रेट बैंड 37,700 और इसका लिया 20%। अगर हम 37,700 का 20% लें तो ये 7,540 आता है। अब बेटा हायर रेट बैंड की तरफ जाएंगे, प्लीज अच्छे से सुनिएगा। ये जो आपकी टैक्सेबल इनकम है 77,430, आप लोग 77,430 में से 37,700 माइनस करेंगे, जो आएगा वो हायर रेट बैंड में फॉल करेगा। प्लीज कैलकुलेटर यूज करें, 77,430 में से माइनस करें 37,700, आई एम गेटिंग 39,730। इस पे लगेगा बेटा 40%, इस पे लगा दें जी 40%, ये आता है 15,892। इन दोनों को ऐड कर दें, यही आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी है, यही आपका टैक्स पेबल है। इनकम टैक्स लायबिलिटी 7540 ऐड कर दिया 23,432। तो आपके पास इनकम टैक्स लायबिलिटी आ रही है 23,432। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 3। लेट से आपके पास एम्प्लॉयमेंट इनकम है 60,000, हमारे पास प्रॉपर्टी इनकम है लेट से 20,000, हमारा पे ही है, पे एज यू अर्न, लेट से इट इज 10,000। पे ही क्या होता है, पे एज यू अर्न। बेसिकली जब एम्प्लॉयड बंदा कहीं जॉब करता है तो जैसे जैसे आप कमा रहे होते हैं आप कुछ टैक्स एडवांस में दे रहे होते हैं। तो पे एज यू अर्न कि जैसे जैसे आपने कमाया कुछ टैक्स आपने एडवांस में दे दिया। तो सिंपली 10,000 पाउंड का टैक्स हम ऑलरेडी एडवांस में दे चुके हैं। ओके, रिक्वायर्ड है
हमें इनकम टैक्स पेबल निकालना, जागते रहेगा। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट इनकम एक नॉन सेविंग इनकम है, प्रॉपर्टी इनकम एक नॉन सेविंग इनकम। तो हम करेंगे क्या, सॉल्व ही करेंगे जाहिर सी बात। अब एक से ज्यादा इनकम है, दोनों नॉन सेविंग में एक हेडिंग दी नॉन सेविंग इनकम्स। अब नॉन सेविंग इनकम जो है हमारे पास, प्लीज देखिएगा, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट इनकम है, बेटा एम्प्लॉयमेंट इनकम है 60,000 की, प्रॉपर्टी इनकम है 20 की। इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल इनकम आ जाएगा। टोटल इनकम है जी 80,000। इस 80 में से बेटा हम पर्सनल अलाउंस माइनस करेंगे 12570, तो हमारे पास एक टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। अगर मैं 80,000 में से 12570 माइनस करूं तो मैं बस टैक्सेबल इनकम आती है 67,430। अब बेसिकली हमें 67,430 को टैक्स करना है, तो ये लीजिए इनकम टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले बेसिक रेट बैंड 37,700 का 20%, 37,700 का बेटा 20% ले लिया 7,540। इसके बाद हायर रेट बैंड, बेटा आप 67,430 में से माइनस कर देंगे 37,700, तो हमारे पास वो अमाउंट आ जाएगा जो हायर रेट बैंड में फॉल करता है। 67,430 में से माइनस करें 37,700 को, तो हमारे पास 29,730 आता है। ये वो अमाउंट है जो बेसिकली हायर रेट बैंड में फॉल करेगा। इसका 40% है 11,892। इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसको कहेंगे इनकम टैक्स लायबिलिटी। इनकम टैक्स लायबिलिटी, इनकम टैक्स लायबिलिटी बेटा आपके पास आ रही है 19,432। आप सुनिएगा, पे क्या था, पे एज यू अर्न, वो टैक्स है जो एडवांस में एम्प्लॉय ऑलरेडी दे चुका है, तो पे को यहां से लेस करें। अगर पे है तो लेस करें। क्वेश्चन में देखें पे एज यू अर्न इज 10,000 गिवन है 10,000 का अमाउंट, तो पे को माइनस करूंगा, अब जो आएगा वो इनकम टैक्स पेबल होगा। लॉजिकली इनकम टैक्स लायबिलिटी तो 19,432 है, बट 10,000 ऑलरेडी एडवांस में दे चुके हैं, तो मजीद जो पेबल है वो 9,432 है। अब फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए खाली, अगर पे का अमाउंट 10,000 नहीं होता, लेट से सब कुछ यही होता, लेकिन पे का अमाउंट 25,000 होता, जस्ट अजम्पशन कि सर अगर सब कुछ सेम ले लेते हैं 1 मिनट के लिए कि यार चले इनकम टैक्स लायबिलिटी 19,432 है, लेकिन पे जो है वो 25,000 है, तो बेटा फिर हमारे पास इनकम टैक्स रिफंडेबल आता, क्योंकि अगर मैं एडवांस में 25,000 टैक्स दे चुका हूं और मेरी लायबिलिटी 19,432 बनती है, तो फिर बेसिकली क्या होता है, टैक्स रिफंडेबल आता है। ये सिर्फ समझाने के लिए, सवाल में ऐसा नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर 25,000 होता तो एक बच्चा 19,432 को इनकम टैक्स लायबिलिटी कहता, इसमें से पे ये इनकम टैक्स लायबिलिटी है आईटीएल, इसमें से अगर मैं पे माइनस करूं, अब जो आएगा उसको हम टैक्स रिफंडेबल कहेंगे। क्या ये आपका एक क्या है, रिफंडेबल है। कितना अमाउंट आता है जी, देखिए ऐसा हो नहीं रहा है इस क्वेश्चन में ऑब्वियसली, ये सिर्फ आपको बताने के लिए। तो सिंस
क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं उसमें पे 10,000 है, इनकम टैक्स लायबिलिटी 19,432 है, तो बेसिकली आपको मजीद 9,432 पे करना है। अगर फॉर एग्जांपल पे का अमाउंट 25,000 होता और इनकम टैक्स लायबिलिटी 19,432 ही होती तो फिर हमें मजीद पे नहीं करना था, उल्टा हमें रिफंड मिलता। कितने का रिफंड मिलता? 5,562। तो बेटा ये मैंने आपको एक हल्का सा आइडिया दिया इस क्लास में। अगली क्लास में अल्लाह ने चाहा जी हम इनकम टैक्स लायबिलिटी पे मजीद डिटेल में बात करेंगे, टेंशन कोई नहीं। बाकी मैं आपको ये बता देता हूँ कि बेसिकली एक तो यार अब हमारे यूट्यूब के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो है आपको उसका पता चले। बाकी जो पेपर मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह पर्सनली अबील स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी में पढ़ाता हूँ, मैं सिर्फ बता देता हूँ कौन से पेपर्स मेरे पास होते हैं जी। मैं F5 पढ़ाता हूँ, आई लव टू टीच F5 जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास F6 है अल्हम्दुलिल्लाह, आई टीच F7 अल्हम्दुलिल्लाह as well. I have F9 financial management. I really love financial management. I love F5, F6, F7. I love reporting. I love taxation. Alhamdulillah. Performance management, which is F5, I just love. SBR, strategic business reporting. I really love it. ATX, advanced taxation. AFM, advanced financial management. तो बेटा ये कुछ पेपर हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं खुद पर्सनली ACC में पढ़ा रहा होता हूँ। और जितने भी पेपर्स मैंने यहाँ लिखे हैं सर, हर पेपर में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पोजीशंस मौजूद है हर पेपर में। AFM में वर्ल्ड पोजीशन है सर। ATX के अंदर मतलब ऐसा भी हुआ था मार्च 2021 के अंदर कि एक ही अटेम्प्ट में 2 कंट्रीज में मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशंस थी। SBR में कंसेक्टिव पोजीशंस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। द वे बैक कंसेक्टिव पोजीशन आई थी काफी पहले जब P2 हुआ करता था। उसके अलावा SBR के अंदर पोजीशन भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। F9 में सर वर्ल्ड पोजीशन आ चुकी है मेरे स्टूडेंट की, 94 मार्क्स है, आज तक वो किसी ने वो रिकॉर्ड तोड़ा नहीं। AFM में वर्ल्ड पोजीशन है। F7 में 92 मार्क्स की पोजीशन थी। F6 में 86 है सर। F5 में 85 के ऊपर पोजीशन है। F6 में 85 पे पोजीशन आई थी काफी पहले। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल सर, हर अल्हम्दुलिल्लाह पेपर में पोजीशंस मौजूद है। आप हमें ज्वाइन करते हैं, मुझसे इतना बता दूं, यू विल बी इन सेफ हैंड्स, टेंशन कोई नहीं। बाकी आप अगर हमें ASA की एडमिन को कांटेक्ट करना चाहें तो 0333366214 आप इस पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ASA एडमिन का ये नंबर है जी, ठीक है जी। बाकी आप अगर हमारा यूट्यूब पर चैनल ज्वाइन करते हैं, सब्सक्राइब करा लेते हैं, तो फिर जो भी कोई नया कोर्स हम लॉन्च करते हैं वो डेफिनेटली आप तक पहुंचता रहेगा। बाकी से जब आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करते हैं तो इट्स नॉट ओनली दैट वी टीच यू, बहुत से कुछ और एरियाज भी हम आपको बताते हैं। आपकी वो सॉफ्ट स्किल्स आपको हम बताते हैं जो आपने बेसिकली इम्प्रूव करने से आप बहुत आगे जा सकते हैं। क्योंकि सिर्फ पेपर पास करना ही ऑब्जेक्टिव नहीं होता, आपको अपनी सॉफ्ट स्किल को भी इनहेंस करना है। फिर पेपर पास करने की जो स्ट्रेटजीज है, वो गिमिक्स हैं, वो क्या गिमिक्स होते हैं, किस तरह से पेपर पास करना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीजें इसमें बेसिकली एक्सप्लेन की जाती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस। सो आई वुड जस्ट से थैंक यू वेरी मच वाचिंग दिस लेक्चर जी। बाकी F6 में रिसेंटली 81 मार्क्स हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। तो रिसेंट 81 मार्क्स बहुत जबरदस्त मार्क्स हैं जी। तो मैं चाहूंगा कि आप भी ज्वाइन करें जी हमें, बस F6 ज्वाइन करें, ATX ज्वाइन करें, F5, F7, F9, SBR, AFM जो भी इंशाल्लाह ज्वाइन करें। आपको इंशाल्लाह जब आप पढ़ेंगे तो मजा आएगा। सो दैट्स इट जी, अस्सलाम वालेकुम।